हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को एक बार नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। और उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि आपको जो भी इस साल आप लोगों का लक्ष्य है, जो भी आप लोगों का टारगेट है, वो आप लोगों का लक्ष्य जो है वो ज़रूर पूरा हो। आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, समृद्ध रहे, आपका, आपके परिवार का, और सब कुछ बढ़िया रहे। और इस साल जो भी आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों को ज़रूर मिले। तो इसी नोट के साथ हम अपने इस नए चैनल ओकुल आईएएस की शुरुआत कर रहे हैं। और चाहूँगा कि आप सभी लोग का साथ, आप सभी लोगों का प्यार, आप लोग सभी लोगों का साथ सहयोग हमारे साथ बना रहे। तो आज हम लोग जो है वो एक नई सीरीज़ आप कह सकते हैं शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विद एआई। ठीक है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके ऊपर क्वेश्चंस एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं इन दी अपकमिंग प्रीलिम्स, एज वेल एज जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर देंगे आपको, वो मेंस में आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस तरीके की पहली सीरीज़ का जो सीरीज़ का जो पहला आर्टिकल है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विद एआई। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और डिटेल में हम सारी चीज़ों को समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे इस बारे में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विद एआई। ये बेसिकली जो आपका पीआईबी है वहाँ पर इस तरीके के आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, तो पूरा आर्टिकल आप लोगों को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए हाईलाइटेड पार्ट लेके आया हूँ, और यही पीडीएफ, जो हाईलाइटेड पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। तो वहाँ से भी आप इसको बाद में रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं, है ना, जैसा आपका जो मेंस में आंसर राइटिंग आप लोग करते हैं, है ना, उस तरीके का डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा कि अगर आपको इंडिया में अभी जो एआई को लेकर काम चल रहा है ना, या किस किस सेक्टर्स में एआई इंडिया में जो है वो यूज़ हो रहा है, क्या एआई के प्रमोशन को लेकर, एआई के डेवलपमेंट को लेकर इंडिया में काम हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है कि इंडिया जो है वो एक ऐसे नए एरा, एक नए युग में की शुरुआत कर रहा है जहाँ पर जो सब कुछ जो है वो किससे चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ठीक है, यहाँ पर ये जो तकनीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये लाइव्स को, यानी कि लोगों की ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर रही है, बदल रही है, और हमारे देश की जो तरक्की है, नेशन की प्रोग्रेस को भी शेप कर रही है। एआई जो है वो सिर्फ अब रिसर्च लैब्स तक या बड़ी बड़े कॉरपोरेशन या कंपनीज तक ही सीमित नहीं है, ये हर नागरिक तक पहुंच रहा है, हर स्तर पर, एवरी लेवल पर। ठीक है, जो रिमोट एरियाज हैं, दूर दराज के इलाकों में जो हेल्थ केयर की एक्सेस है वो इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, इससे जो किसान है, आई होप आपको ये इतने में दिख रहा होगा, जो किसान है, ठीक है, उनको भी एआई से हेल्प मिल रही है, वो इन्फॉर्म्ड क्रॉप डिसीजंस ले पा रहे हैं। एआई जो है वो लोगों की ज़िंदगी आसान बना रहा है, स्मार्ट बना रहा है, एंड मोर कनेक्टेड भी बना रहा है। ठीक है, ये सारे सारे पॉइंट्स जो इस तरीके के लिखे गए हैं, इनको आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, एआई जो है वो क्लासरूम्स को भी रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है। ठीक है, पर्सनलाइज लर्निंग आ रही है, सिटीज़ को भी क्लीनर और सेफर बना रहा है, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, ठीक है, फास्टर एंड डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, उसके थ्रू पब्लिक सर्विसेज को भी इनहेंस कर रहा है। इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि इंडिया एआई मिशन हो गया, या फिर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई। ये इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के आप कह सकते हैं कि मुख्य बिंदु है। ठीक है, ये बेसिकली जो कंप्यूटिंग पावर है ना, उसकी एक्सेस को बढ़ा रहे हैं, रिसर्च को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो स्टार्टअप्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मदद कर रहे हैं कि वो ऐसे सॉल्यूशंस क्रिएट करें जिससे लोगों को फ़ायदा मिले। ठीक है, इंडिया की जो अप्रोच है वो है कि एआई को ओपन बनाना, ओपन मतलब जिसको सब लोग यूज़ कर सकें, अफोर्डेबल बनाना, एक्सेसिबल बनाना, है ना, ताकि ये इंश्योर हम कर सकें कि ये जो इनोवेशन है एआई का, ये हमारे पूरे के पूरे समाज का उत्थान करे, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी इसके थ्रू हो। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ये आप सभी लोगों को पता है। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मशीन्स की ऐसी क्षमता या ऐसी एबिलिटी है जिसमें मशीन्स ऐसे काम करती हैं जिसके लिए, अगर हम बात करें नॉर्मली, हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़े। ऐसे काम जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़े, उन काम को मशीनों के थ्रू किया जा रहा है, तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, ये एक ऐसे सिस्टम्स को इनेबल करता है कि जिसमें एक्सपीरियंस से सीखता है ना, मशीन्स जो है वो भी एक्सपीरियंस से सीखती है।
न्यू सिचुएशंस को अडेप्ट किया जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो बहुत जटिल समस्याएं हैं, उनको इंडिपेंडेंटली यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। ठीक है, डेटा सेट्स, एल्गोरिदम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इनका इस्तेमाल हो रहा है इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, इमेजेस जनरेट करने के लिए, है ना। तो ये सारा काम क्या है, दिस इज ऑल एआई। ठीक है, अब ये जो इंक्लूसिव विजन है, दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन नीति आयोग रिपोर्ट। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है अक्टूबर 2025 की, दैट इज एआई फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट। ठीक है, इस रिपोर्ट में ये दिखाया है कि कैसे इंडिया जो है जो एआई है वो कैसे इंडिया के 490 मिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स को एम्पावर कर सकता है ना। उनको हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्किलिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक्सेस मिल सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एआई के थ्रू हो सकती हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि जो एआई ड्रिवन टूल्स हैं वो प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस बढ़ा सकती हैं फॉर मिलियंस, मतलब ऐसे काफ़ी सारे लोगों के जो हमारी इंडियन इकोनॉमी का क्या है, बैकबोन है। इनफॉर्मल वर्कर्स की यहाँ पर बात हो रही है। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी स्ट्रेस किया गया है, ये भी इस बात पर भी जोर दिया गया है कि टेक्नोलॉजी जो है वो डीप सोशल एंड इकोनॉमिक डिवाइड्स, ठीक है, जो सामाजिक या जो आर्थिक डिवाइड्स हैं, डिवाइड्स का मतलब है कि कुछ लोगों का जो सामाजिक स्तर है वो काफ़ी ऊंचा है, कुछ लोगों की जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो काफ़ी ऊंचा है, कुछ का काफ़ी कम है। तो ये जो बीच का एक डिवाइड है, इसको भी टेक्नोलॉजी जो है वो ब्रिज कर सकती है। ठीक है, ये बात इस रिपोर्ट में लिखी गई है। आगे थोड़ा सा इसके बारे में भी और डिस्कस करेंगे हम। तो इंडिया में अगर हम अभी प्रेजेंट का जो इकोसिस्टम है उसकी बात करें, ये सारा का सारा डेटा जो है वो पीआईबी में दिया हुआ है, वेरी ऑथेंटिक डेटा है, आप इसको डायरेक्टली अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और इस साल जो एनुअल रेवेन्यूज़ हैं वो प्रोजेक्टेड हैं कि वो लगभग 280 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो जाएंगे। लगभग 6 मिलियन से ज़्यादा लोग, यानी कि 60 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो टेक और एआई इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया में 1800 से ज़्यादा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स हैं, जिसमें से 500 से ज़्यादा एआई के ऊपर फोकस्ड हैं। इंडिया में लगभग 1,80,000 के आसपास स्टार्टअप्स हैं, और 89% ऑफ द न्यू स्टार्टअप्स, जितने भी नए स्टार्टअप पिछले साल शुरू हुए हैं उनमें से 89% जो है वो एआई का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नैस्कॉम की एक एआई एडॉप्शन इंडेक्स है, उसमें इंडिया का स्कोर 4 में से 2.45 है, और वो ये दिखाता है कि 87% ऑफ द एंटरप्राइजेज जो हैं वो एआई सॉल्यूशंस का इस्तेमाल एक्टिवली कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे एआई का अडॉप्शन ज़्यादा हो रहा है वो है इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव सेक्टर, कंज्यूमर गुड्स एंड रिटेल, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर। और यही सारे सेक्टर मिलके जो हमारे देश में टोटल एआई की वैल्यू है उसका 60% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि 26% इंडियन कंपनीज जो है उन्होंने एआई मैच्योरिटी को अचीव कर लिया है एट स्केल। ठीक है, मतलब वहाँ पर एआई जो है वो काफ़ी मैच्योर्ड लेवल में इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स है, इसमें इंडिया जो है वो टॉप 4 कंट्रीज में है। किन मामलों में, एआई स्किल्स, कैपेबिलिटीज और पॉलिसीज को लेकर। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो गिटहब बेसिकली आपको पता होगा, जहाँ पर एक मतलब डेवलपर्स फोरम आप कह सकते हैं उसको, तो गिटहब पर जो एआई प्रोजेक्ट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया उसमें सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, इसका मतलब हमारी जो डेवलपर कम्युनिटी की स्ट्रेंथ है उसको भी ये दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेम वर्क फोर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। ठीक है, उनका जो वर्कफोर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और जो रिसर्च इकोसिस्टम एक्सपेंड हो रहा है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उन सब चीज़ों की वजह से इंडिया इज़ पोजिशनिंग इटसेल्फ टू हार्नेस एआई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इंडिया बेसिकली एआई का इस्तेमाल किस लिए कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, समाज के उत्थान के लिए, प्रोग्रेस के लिए, सोसाइटल प्रोग्रेस के लिए, और हमारा जो लॉन्ग टर्म विजन है विकसित भारत बाय 2047 उसके लिए। ठीक है, तो आई होप बात समझ गए आप। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी ऑथेंटिक हैं, मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि आप इन डेटा का इस्तेमाल डायरेक्टली, इन पॉइंट्स का डायरेक्टली इस्तेमाल अपने आंसर्स में कर सकते हैं, और बीच बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आएंगे जो आपके प्रीलिम्स में भी जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स 3rd मोस्ट एआई कॉम्पिटिटिव नेशन। ये बताया गया है कि दुनिया में इंडिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में 3रे स्थान पर है। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेशन टूल ये बताता है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ हो रही है
है ना, जो ग्लोबल एआई लैंडस्केप है उसमें इंडिया की ग्रोथ काफ़ी तेज़ है। इस रिपोर्ट में ये मेजर किया गया है बेसिकली 2017 से लेकर 2024 के बीच में जो एआई ग्रोथ एंड इनोवेशन है उसको इस रिपोर्ट में मेजर किया गया है। ठीक है, अ, अब यहाँ पर बेसिकली वही बताया गया है कि इंडिया में जो है वो रिसेंटली एआई टैलेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया में रिसर्च कैपेबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो इकोसिस्टम स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो काफ़ी वाइब्रेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, गवर्नेंस, ये सब बताया गया है कि ये एआई के मामले में ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और इसकी वजह से इंडिया जो है वो थर्ड पोजीशन पर है ग्लोबली पूरी दुनिया में इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्पिटिटिवनेस। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद एआई इंडिया एआई मिशन की हम बात करते हैं तो एआई इंडिया, ये जो इंडिया एआई मिशन है इसको आप याद रखिएगा। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो विजन है वो क्या है, मेकिंग एआई इन इंडिया एंड मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया। ठीक है, मेकिंग एआई इन इंडिया यानी कि इंडिया को एआई में एआई को इंडिया में बनाना है और साथ ही साथ मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया यानी कि एआई को इंडिया के लिए काम में लाना है ना, ये इसका विजन है, ध्यान रखिएगा। कैबिनेट ने अप्रूव किया है इस मिशन को मार्च 2024 में। इसका जो बजट आउटले है वो 10,371.92, ठीक है, 10,371.92 करोड़ है और 5 साल के लिए ये बजट दिया गया है। ठीक है, इस मिशन को बेसिकली ये माना जा रहा है कि ये इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एआई में एक ग्लोबल लीडर बनाने के तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया का जो कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करी है इस मिशन के शुरू होने के बाद से। हमारा इनिशियल टारगेट था 10,000 जीपीयूज़ का, लेकिन इंडिया ने अब 38,000 जीपीयूज़ जो है उसको अचीव कर लिया है और इससे जो वर्ल्ड क्लास एआई रिसोर्सेज हैं उसकी अफोर्डेबल एक्सेस हमें मिल पा रही है। अब जीपीयू होता क्या है, जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक पावरफुल कंप्यूटर चिप है जो कि हेल्प करती है मशीन्स को थिंक फास्टर, है ना, कि मशीन्स जो है वो तेज़ी से सोच पाएँ। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने आपको वही बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही वही है कि ऐसे काम करना जो मतलब जिसके लिए ये माना जाता है आमतौर पर कि दीज वर्क्स रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो उस तरीके की ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम मशीन्स कर रही हैं, तो मशीन भी सोच रही हैं, तो मशीन को सोचने में मतलब तेज़ी से मशीनें सोच पाएँ उसके लिए ये चिप्स हेल्प करती हैं। ठीक है, इमेजेस को तेज़ी से प्रोसेस कर पाएँ, जो एआई प्रोग्राम्स हैं उनको एफिशिएंटली रन कर पाएँ और जो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं, है ना, उनको एफिशिएंटली हैंडल कर पाएँ। इस तरीके की जो चिप्स जिनमें ये सारे काम बड़े आसानी से हो जाते हैं उनको कहा जाता है जीपीयूज़, दैट इज़ ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। और एआई सिस्टम्स डेवलप करने के लिए या कोई भी एआई मॉडल डेवलप करने के लिए, यूज़ करने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग जीपीयूज़ होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके लो एंड कंप्यूटर्स हैं, है ना, मतलब जिनमें जीपीयूज़ वगैरह नहीं हैं, तो उनमें आप ये कह सकते हैं या आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि उनमें जो एआई रिलेटेड टास्क हैं वो या तो मतलब बहुत स्लो होंगे या फिर वो टास्क वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, है ना, क्योंकि उनके लिए उनके पास जो कंप्यूट कैपेसिटी है वो काफ़ी कम होगी। ठीक है, अब इस मिशन को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है इंडिया एआई के द्वारा। इंडिया एआई एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज माइटी। ये भी आप याद रखिएगा, ये इस तरीके के पॉइंट्स जो हैं वो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि इंडिया एआई मिशन को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, इंडिया एआई। इंडिया एआई क्या है, एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, ये मिशन जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम बना रहा है जो इनोवेशन को ड्राइव करे, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करे, इंडिया की जो डेटा एक्सेस है उसको स्ट्रेंथन करे और ये इंश्योर करे, सुनिश्चित करे कि एआई का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई उसको भी इंश्योर करे। ठीक है, अब ये जो इंडिया एआई मिशन है इसके ये 7 पिलर्स हैं। ठीक है, ये इमेज आप लोग मतलब जैसे अपने आंसर्स वगैरह में आप लिखते हैं, है ना, तो वहाँ पर आप कुछ भी तरीके से जैसे कि हब एंड स्पोक मॉडल वगैरह आप टाइप बना के, हाँ ना, आप इनको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इतने से आपका काम हो जाएगा। बाकी इनके बारे में अगर हम यहाँ पर डिटेल करके समझें एक एक करके, ये जो 7 पिलर्स हैं, सबसे पहला पिलर है इंडिया एआई कंप्यूट पिलर। ठीक है, इंडिया एआई कंप्यूट पिलर जो है ये बेसिकली हाई एंड जीपीयूज, हाई एंड जीपीयूज मतलब जो मैंने जीपीयूज क्या होते हैं बता दिया, हाई एंड जीपीयूज का मतलब है जो हाई कैपेसिटी के हैं उनको अफोर्डेबल कॉस्ट पर प्रोवाइड कराना, इसका ये काम है, इस मतलब इस पिलर का ये टास्क है। ठीक है,
और मैंने आपको बताया कि 38,000 जीपीयूज जो हैं उनको ऑनबोर्ड किया गया है। और अभी ये जो जीपीयूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो एक सब्सिडाइज रेट पर, यानी कि ₹65 पर आवर, ठीक है, ₹65 पर आवर के रेट पर ये जो हाई एंड जीपीयूज हैं, हाई एफिशिएंसी जीपीयूज हैं, वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक और यहाँ का जो सेकंड पिलर है, दैट इज़ इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये बेसिकली ये पिलर जो है वो एआई एप्लीकेशंस डेवलप करता है फॉर इंडिया स्पेसिफिक चैलेंजेस, ठीक है। इंडिया की जो स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं उनके लिए एआई एप्लीकेशंस को डेवलप करता है। जैसे कि इसमें कौन कौन से सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, है ना, एग्रीकल्चर हो गया, क्लाइमेट चेंज, गवर्नेंस, असिस्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजीज, ये सब। इसके इसके अंतर्गत 30 एप्लीकेशंस जो हैं वो लास्ट ईयर जुलाई में जो है वो अप्रूव हो चुके हैं। सेक्टर स्पेसिफिक हैकाथॉन्स भी ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं इंस्टीट्यूशंस और मिनिस्ट्रीज़ के अंदर में। जैसे कि यहाँ पर एक हैकाथॉन का एग्जांपल भी दिया है, साइबर गार्ड एआई हैकाथॉन, ठीक है। ये हैकाथॉन हेल्प करता है टू डेवलप एआई सॉल्यूशंस फॉर साइबर सिक्योरिटी, कि साइबर सिक्योरिटी के लिए एआई सॉल्यूशंस डेवलप करने का काम इस हैकाथॉन में किया गया। इसके बाद एआई कोश ये तीसरा पिलर है हमारे इंडिया एआई मिशन का, है ना। और ये जो एआई कोश है ये बेसिकली लार्ज डेटा सेट्स डेवलप करता है फॉर ट्रेनिंग एआई मॉड्यूल्स। ये बात हम लोग कई बार पहले भी कर चुके हैं कि किसी भी एआई मॉडल को डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी ट्रेनिंग करानी पड़ती है। और ट्रेनिंग कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा डेटा। तो वो डेटा बेसिकली कहाँ से आएगा, वो डेटा जो है वो ये एआई कोश प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज से डेटा को इंटीग्रेट करेगा। इस डेटा में अभी तक 5,000 से ज़्यादा डेटा सेट्स हैं और 251 एआई मॉडल्स हैं अक्रॉस 20 सेक्टर्स, ठीक है। ये रिसोर्सेज जो हैं वो हेल्प करते हैं डेवलपर्स की मतलब डेवलपर जो हैं वो एआई सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करें, है ना कि जो बेसिक मॉड्यूल्स हैं वो बनाने में। क्योंकि पहले तो नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपको कोई भी एआई रिलेटेड कोई ऐप बनाना है ना, या फिर किसी भी सेक्टर के लिए आपको एआई ड्रिवन कोई सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए पहले आपको एआई मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। एआई मॉडल डेवलप करने के लिए आपको ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी उस मॉडल की। ट्रेनिंग करने के लिए डेटा सेट चाहिए। तो वो सारी जो है वो आप कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ये दूर करता है कि आपको डेटा सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप सिर्फ क्या करिए, एआई सॉल्यूशंस बनाने के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। और इसमें डेटा बताया गया है कि 3,85,000 विजिट्स हैं, 11,000 रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और 26,000 डाउनलोड जो है वो अभी तक इसके हो चुके हैं, ठीक है। इसका फैज जो चौथा पिलर है, दैट इज इंडिया एआई फाउंडेशनल मॉडल्स। ये पिलर जो है वो डेवलप करता है इंडिया का खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इंडियन डेटा और लैंग्वेजेस को यूज़ करके, है ना। और ये इंश्योर करता है कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, यानी कि जितने भी हम लोग एआई मॉडल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी हो गया या गूगल का जेमिनाई हो गया, है ना, या परप्लेक्सिटी हो गया, जितने भी इस तरीके के डीप सीक हैं या फिर आपके मिड जर्नी है, जो भी हैं, ठीक है, वो सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। तो उन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इंडिया का खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूजिंग इंडियन डेटा एंड लैंग्वेजेस, इसको बनाने में ये मदद करता है, डेवलप करता है, ठीक है। और इसमें इंडिया एआई को 500 से ज़्यादा प्रपोजल मिले हैं। पहले और दूसरे फेज़ में 12 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेन ये पिलर क्या काम करते हैं वो आप आंसर में अगर कभी लिखना पड़े तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, ये जो पिलर है ये क्या करता है, ये एआई स्किल्ड प्रोफेशनल्स बनाता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि देखो अभी क्या है कि इंडिया में या मतलब पूरी दुनिया की बात करें तो एआई पिछले 2-3 सालों में ही ज़्यादा यूज़ में आना शुरू हुआ है, डेवलप हुआ है ना। अब उससे पहले के जो लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनको तो एआई में स्किल्स नहीं है ना, तो उनको एआई की स्किल्स सिखाने का काम ये कर रहा है, ठीक है। इसमें सपोर्ट जो है वो पीएचडी स्टूडेंट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट्स, उनको कराया जा रहा है, ठीक है। और 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो फेलोशिप्स दी गई है ना। तो ये यहाँ पर इसका डेटा दिया गया, ये आप एक बार पढ़ लेना। इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, ये पिलर जो है वो एआई स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके लिए एक इंडिया एआई स्टार्टअप्स ग्लोबल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। इसके बाद सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, ये पिलर जो है वो इंश्योर करता है कि एआई का रिस्पॉन्सिबल अडॉप्शन हो विद स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, ठीक है। 13 प्रोजेक्ट्स को जो है वो सेलेक्ट किया गया है और इनिशिएट किया गया है थ्रू एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट, और ये इन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लेना। अब इसके बाद बात करते हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की।
2025 में एक इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुई है, जो कि 9th सेशन था, इनॉग्रेट किया गया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 8 अक्टूबर 2025 को हुआ है कार्यक्रम दिल्ली में यशोभूमि में। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, COAI के द्वारा, है ना। ये प्रोग्राम जो है वो 8 से 11 अक्टूबर तक चलता है। इसकी थीम को यहाँ पर मैं हाईलाइट करना रह गया है, प्लीज़ इसको भी आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लेना। थीम इज़ इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जो 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुआ है 2025 में, दिल्ली में हुआ है। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड COAI के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इसकी थीम याद रखिएगा, दैट इज इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ये सारा डेटा इस तरीके का प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद ये जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस है, ये बेसिकली जो AI की 6 बड़ी ग्लोबल समिट्स होती हैं उनमें आता है ये। ठीक है, इसमें बेसिकली AI का जो ट्रांसफॉर्मेटिव रोल है इन नेटवर्क सर्विसेज एंड नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, 1600 से ज़्यादा न्यू यूज केसेस अक्रॉस AI, 5G, 6G, स्मार्ट मोबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जो है इसमें 100 से ज़्यादा सेशंस और 800 से ज़्यादा स्पीकर्स ने इन बारे में बात की है। ठीक है, 150 कंट्रीज़ में से 1.5 लाख से ज़्यादा विजिटर्स जो हैं वो यहाँ पर आए इस समिट के दौरान, मतलब ये जो मोबाइल कांग्रेस हुआ इसके दौरान। 7,000 ग्लोबल डेलीगेट्स और 400 कंपनीज। ठीक है, और ये सभी जो हैं वो अपने साथ इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, इनमें से लोग थे, है ना। और उन्होंने वही बातें की हैं कि AI कैसे डेवलप किया जाए फ्यूचर के लिए, कि AI ये सारी बातें यहाँ पर हुई हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अगर उसकी हम बात करें, तो यहाँ पर जो एफर्ट्स हैं वो फोकस किए गए हैं ऑन बिल्डिंग अ रोबस्ट AI इकोसिस्टम, प्रमोटिंग इनोवेशन एंड इंश्योरिंग दैट टेक्नोलॉजी सर्व्स एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, वर्ल्ड क्लास रिसर्च हब्स बनाने से लेकर डेवलपिंग होम ग्रोन AI मॉडल्स, तो इन सब के ऊपर काम जो है वो किया जा रहा है। तो इसका जो एक और इनिशिएटिव है वो है सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर AI। इंडिया AI मिशन मैंने आपको बता दिया, दूसरा ये दैट इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AI। ठीक है, ये बेसिकली इसलिए बनाया जा रहा है कि रिसर्च ड्रिवन इनोवेशन को एनकरेज करने के लिए। अभी तक 3 जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है वो सेटअप हो चुके हैं। कौन कौन से सेक्टर्स में? हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटीज़। और चौथा जो है उसको अनाउंस किया गया है इस साल के बजट में। ठीक है, इसके साथ 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ स्किल्स, नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, इनको भी स्टैब्लिश किया गया है। और इनका पर्पस ये है कि यूथ को, जो हमारे युवा हैं, उनको प्रिपेयर करना विद इंडस्ट्री रेलिवेंट AI स्किल्स, है ना, ताकि जो इंडस्ट्री में AI स्किल्स का इस्तेमाल हो उसके लिए हमारे जो युवा हैं, जो यूथ है, वो रेडी हो सके, ताकि हम फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बना सकें। ठीक है, कि भविष्य में जब AI का इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा जो वर्कफोर्स है वो उसके लिए रेडी होना चाहिए। तो इसलिए हम अपने युवाओं को स्किल्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है AI कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। अब ये क्या है? ये बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि अब वही बात है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी AI का यूज़ हो रहा है, बट वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनको AI के बारे में नहीं पता, है ना, क्योंकि नया नया आया है, 1-2 साल से ही आया है। वो तो हो सकता है कि 20-25 साल से वहाँ पर काम कर रहे हो, तो उनको कहाँ से आएगी वो चीज़ें? तो ये उनके लिए है। ठीक है, और ये चीज़ इसीलिए की गई है ताकि वो AI स्किल्स को एक्वायर कर सकें और उसको पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस में अप्लाई कर सकें। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर है दैट रिमेन्स इन्फॉर्म्ड, एजाइल एंड प्रिपेयर्ड फॉर द AI ड्रिवन फ्यूचर, की जो फ्यूचर AI का होने वाला है उसके लिए हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो रेडी रहे। इसके बाद एक और इनिशिएटिव है दैट इज सर्वम AI। सर्वम AI क्या है? ये एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। ये ट्रांसलेटिंग एडवांस्ड AI रिसर्च इनटू प्रैक्टिकल गवर्नेंस सॉल्यूशंस। ठीक है, जो एडवांस्ड AI रिसर्च है उसको प्रैक्टिकल गवर्नेंस सॉल्यूशन में ये ट्रांसलेट कर रही है। जैसे कि इसने UIDAI, जो हमारी आधार बनाने वाली, मतलब जो आधार इशू करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके साथ पार्टनरशिप करके ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? जनरेटिव AI का इस्तेमाल करके आधार सर्विसेज को स्मार्टर और मोर सिक्योर बना रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बेसिकली, इनको अप्रूवल मिला है एक इंडिया का सॉवरन LLM इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए भी।
ठीक है। इसके बाद एक और इनिशिएटिव है, दैट इज भाषिनी। भाषिनी बेसिकली क्या है, ये एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है, एआई का यूज़ होता है इस प्लेटफॉर्म में, और ये लैंग्वेज बैरियर्स को ब्रेक करता है। कैसे? बेसिकली ट्रांसलेशन और स्पीच टूल प्रोवाइड करता है इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है। ये बेसिकली ऐसे सिटीजन्स को मदद करता है डिजिटल सर्विस एक्सेस करने में जिनको बेसिकली मतलब पढ़ने में या लिखने में प्रॉब्लम है। ठीक है। कुछ पर्टिकुलर भाषाएं लोग जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है। जैसे अब कुछ चीज़ अगर इंग्लिश में है तो हो सकता है कि कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती हो, है ना, या कुछ लोगों को कुछ और भाषाएं नहीं आती हो, तो वो चीज़ें इसके थ्रू ट्रांसलेट वगैरह की जा सकती हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि जून 2025 में डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज क्रिस ने एक एमओयू साइन किया है टू डिप्लॉय मल्टीलिंगुअल एआई सॉल्यूशंस अक्रॉस पब्लिक फेसिंग रेलवे प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। जो पब्लिक फेसिंग रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर मल्टीलिंगुअल एआई सॉल्यूशंस ये मिलकर प्रोवाइड करेंगे, है ना। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि जुलाई 2022 में ये लॉन्च हुआ है, इसके 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, 20 इंडियन लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है, और 350 एआई मॉडल्स से ज़्यादा 350 से ज़्यादा एआई मॉडल्स को इंटीग्रेट करता है। ठीक है। तो ये जो बाकी डेटा दिया गया है वो आप चाहें तो इस पीडीएफ में से पढ़ के नोट कर सकते हैं, बट जो हाईलाइटेड पार्ट है कम से कम इसको ज़रूर ध्यान रखना, ये आपके आंसर्स में डायरेक्ट यूज़ हो सकता है, और यहाँ से मैंने बताया कि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन भारत जन एआई है, ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया का पहला मल्टीलिंगुअल एआई मॉडल है, फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड होम ग्रोन मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, 22 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, टेक्स्ट, स्पीच, इमेज अंडरस्टैंडिंग ये सब इसमें इंटीग्रेटेड है। ठीक है। भारत जैन जो है वो कैप्चर करता है इंडिया के कल्चरल डाइवर्सिटी को, और एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर स्टार्टअप्स एंड रिसर्चर्स टू क्रिएट एआई सॉल्यूशंस जो कि इंडियन नीड्स के लिए स्पेसिफिक हो। इसके बाद इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, ये अभी अगले महीने फरवरी में होने वाली है। ठीक है। और 18 सितंबर को इसका जो लोगो है और कुछ फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स उनको अनवील किया गया। तो इसके कुछ फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि एआई पिच फेस्ट, जिसका नाम रखा गया है उड़ान। ठीक है। ये बेसिकली एआई स्टार्टअप्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, मतलब पूरे दुनिया के एआई स्टार्टअप्स के लिए, जिसमें विमेन लीडर्स और डिफरेंटली एबल्ड चेंज मेकर्स उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। इसके बाद ग्लोबल इनोवेशन चैलेंजेस फॉर यूथ, विमेन एंड अदर पार्टिसिपेंट्स, ये एक ऐसा इनिशिएटिव होगा जिसमें एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस को मतलब प्रमोट किया जाएगा, ऐसे सॉल्यूशंस जो कि रियल वर्ल्ड पब्लिक चैलेंजेस को क्या करते हो, फोकस करते हो, मतलब एड्रेस करते हो। ठीक है। इसके बाद रिसर्च सिंपोजियम, ये बेसिकली लार्ज लेटेस्ट एआई रिसर्च को शोकेस करेगा और जो लीडिंग रिसर्चर्स हैं फ्रॉम इंडिया एंड ग्लोबल साउथ उनको एक साथ लेके आएगा। फिर एक एआई एक्सपो है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल इंटेलिजेंस इसके ऊपर फोकस करेगा। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ये इसका लोगो और फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स जो है उनको अनवील किया गया, उसके साथ साथ 8 न्यू फाउंडेशनल मॉडल इनिशिएटिव्स जो हैं टू बिल्ड इंडिजीनियस एआई मॉडल्स ट्रेंड ऑन इंडियन स्पेसिफिक डेटा, वो भी लॉन्च किया गया। और इसी के साथ एआई डेटा लैब्स, फोकस एआई डेटा लैब्स भी था, 30 लैब्स जो हैं वो पैन इंडिया खोली गई हैं, और इससे अब पूरा 570 लैब का एक नेटवर्क बन चुका है। ठीक है। इसमें से जो 31 लैब्स हैं उनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पार्टनर्स की पार्टनरशिप से बनाया गया है। ठीक है। और ये लैब्स जो हैं वो फाउंडेशनल एआई और डेटा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अंडर फ्यूचर स्किल्स इनिशिएटिव ऑफ द एआई इंडिया मिशन। मैंने आपको एआई इंडिया मिशन में फ्यूचर स्किल्स इनिशिएटिव बताया, उसके अंतर्गत फाउंडेशनल एआई और डेटा ट्रेनिंग ये लैब्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। इसके बाद जो इंडिया एआई फेलोशिप प्रोग्राम है ना, और जो पोर्टल है वो भी, उसको भी एक्सपेंड किया गया है, 13,500 स्कॉलर्स तक को सपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट्स भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं और पीएचडी स्कॉलर्स भी हैं। ठीक है। अब इसके बाद एआई का अगर हम एवरीडे उसमें एवरीडे लाइफ में, है ना, या एवरीडे वर्क में एआई क्या काम कर रही है उसकी अगर हम बात करें तो अलग अलग सेक्टर्स में वो चीज़ें दी गई हैं। ठीक है। जैसे हेल्थ केयर में अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर में क्या है कि डॉक्टर्स जो हैं वो बीमारी को जल्दी डिटेक्ट कर पा रहे हैं, जो मेडिकल स्कैन्स वगैरह हैं जैसे एमआरआई हो गया, एक्सरेज वगैरह हो गया, उनको एनालाइज कर पा रहे हैं एआई के थ्रू, और जो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट्स हैं वो यहाँ से रिकमेंड किया जा रहा है एआई के थ्रू। ठीक है। कहीं कहीं पर ये भी खबर है कि आने वाले समय में, है ना, आने वाले कुछ वर्षों में, मतलब 20, 30, 50 साल के बाद
हर गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज जो है वो एआई के थ्रू पॉसिबल होगा। ठीक है, हर गंभीर से गंभीर बीमारी का मतलब कैंसर तक बीमारी जो है उसको भी हम बड़ी आसानी से ट्रीट कर पाएंगे और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि सभी लोगों को जो अगर बीमारी हो रही है, अगर सबको जैसे मान लीजिए बुखार आ रहा है तो हर आदमी एक ही तरीके की दवाई खा रहा है या एक ही टैबलेट ले रहा है, एक ही ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपकी बॉडी के हिसाब से, है ना, जो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट्स हैं वो भी एआई के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद टेलीमेडिसिन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू क्या हो रहा है कि एआई जो है वो जो एक दूर दराज किसी रूरल एरिया में बैठा हुआ कोई मरीज़ है उसको वो बड़े शहरों के डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो उससे लोगों का टाइम बच रहा है, लोगों का पैसा बच रहा है, आने जाने का समय बच रहा है ना, और उसको जो क्वालिटी हेल्थ केयर है वो भी मिल पा रहा है। ठीक है, तो हेल्थ केयर में ऐसे यूज़ हो रहा है एआई। एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में एआई की मदद से वेदर प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, है ना, जो फसलों में अगर पेस्ट का अटैक हो रहा है तो वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं। इसके बाद इरिगेशन और सोइंग का, आपकी फसल में कब फसल की बुआई करनी है, कब सोइंग करनी है, कब उसमें पानी देना है ना, कब उसकी सिंचाई करनी है, उसका ऑप्टिमम टाइम भी एआई बता रहा है ना। इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, इसने एआई का यूज़ किया है एक इनिशिएटिव जैसे कि किसान ई मित्र। किसान ई मित्र एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो फार्मर्स को, किसानों को मदद कर रहा है कि वो सरकारी स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, है ना, इस तरीके की स्कीम्स का वो एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम्स और क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग, ये बेसिकली क्या करते हैं, डेटा, सैटेलाइट, वेदर इनपुट्स और सॉइल एनालिसिस को कंबाइन करते हैं और रियल टाइम एडवाइस जो है वो किसानों को मिलती है, जिससे उनकी जो यील्ड है, जो पैदावार है, जो इनकम सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, एजुकेशन और स्किलिंग में अगर हम बात करें एआई के यूज़ का, तो एआई जो है वो एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, लर्निंग जो है वो ज़्यादा इंक्लूसिव बनाई जा रही है, बन रही है, इसके थ्रू एंगेजिंग बन रही है, फ्यूचर रेडी बन रही है। जो एनईपी है 2020 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके थ्रू उसमें सीबीआई ने बेसिकली क्या कहा, सीबीएसई ने ये कहा है कि 15 घंटे का एआई स्किल मॉड्यूल जो है वो 5th-6th क्लास से आगे को रखा जाएगा। ठीक है, और एक ऑप्शनल एआई सब्जेक्ट होगा क्लास 9 से लेकर 12th के बीच में। दीक्षा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय एनसीईआरटी, वो भी एआई टूल्स का हेल्प कर रहा है, जैसे कि वीडियोस में कीवर्ड सर्च, कि आप वीडियोस में भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें रीड अलाउड फीचर्स हैं। रीड अलाउड फीचर्स मतलब कि अगर आप, मतलब कोई व्यक्ति जो विजुअली इम्पेयर्ड है ना, दृष्टि बाधित है, जिसको देखने में तकलीफ है, नहीं देख सकता, तो उसके लिए रीड अलाउड का ऑप्शन है। वो बुक वगैरह नहीं पढ़ सकता तो उसमें ऑप्शन है रीड अलाउड, तो बुक के पन्ने जो हैं वो आपको रीड करके सुनाए जाएंगे, है ना, तो वहाँ से भी आपका जो एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ेगी। इसके बाद जो एमआईटी के अंतर्गत नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है ना, ये बेसिकली ये एक यूआई बना रहा है। यूआई क्या है, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई। ये एक नेशनल प्रोग्राम है aimed at enabling students from class 8 to 12th with AI and social skills in an inclusive manner। ठीक है, क्लास 8 से लेकर 12th, कक्षा 8 से लेकर 12 तक के बच्चों को इनेबल कर रहा है एआई और सोशल स्किल्स उनको सिखाया जा रहा है। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को क्या कर रहा है, एआई स्किल्स सिखा रहा है। ठीक है, और वो एआई स्किल्स को अप्लाई कर सकते हैं अक्रॉस 8 थीमेटिक एरियाज, जैसे कि कृषि, आरोग्य, शिक्षा, पर्यावरण, परिवहन, ग्रामीण विकास, स्मार्ट सिटीज एंड विधि और न्याय। ठीक है, मतलब कृषि मतलब एग्रीकल्चर, आरोग्य मतलब आपका हेल्थ केयर कह सकते हैं, शिक्षा मतलब एजुकेशन, पर्यावरण मतलब आपका एनवायरनमेंट, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, ग्रामीण विकास मतलब रूरल डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटीज आप समझते हैं, विधि और न्याय मतलब आपका लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, गवर्नेंस एंड जस्टिस डिलीवरी में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो अंडर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट फेज 3 है, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट किया जा रहा है टू मेक द जस्टिस सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल। ठीक है, एआई का इस्तेमाल बेसिकली किस चीज़ के लिए किया जा रहा है ना, एआई के जो मतलब सबसेट्स हैं जैसे मशीन लर्निंग या ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इनका इस्तेमाल ट्रांसलेशन, प्रेडिक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ऑटोमेटेड फिलिंग, इंटेलिजेंट शेड्यूलिंग, कम्युनिकेशन थ्रू चैटबॉट्स, ये सारे के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो एक एआई ट्रांसलेशन कमिटीज़ है सभी हाई कोर्ट्स में, उस वो किस चीज़ का काम देख रही है
कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनको वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या है कि जो मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके सिटीजन्स को जजमेंट्स की ऑनलाइन एक्सेस मिल रही है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है ना, इंक्लूसिविटी बढ़ रही है इससे। अब एक सवाल ये भी है कि क्या एआई से अनएम्प्लॉयमेंट होगा, क्या एआई से जो है वो बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना। तो ये एक थ्रेट टू जॉब्स माना जाता है एआई को, लेकिन रियलिटी में अगर हम बात करें तो एआई जो है वो नई तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है। नेस्कॉम की एक रिपोर्ट है अगस्त 2024 की, दैट इज एडवांसिंग इंडियाज एआई स्किल्स। इसमें यह लिखा है कि 2027 तक इंडिया के जो एआई प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, वो लगभग 12.5 लाख तक हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी जो एनुअल ग्रोथ रेट बताई गई है वो लगभग 15% के आसपास बताई गई है। एआई की जो डिमांड है वो डेटा साइंस, डेटा क्यूरेशन, एआई इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और वेरियस जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं जैसे कि एआई हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, उनमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एनरोल हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारे वर्कफोर्स को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि माइटी ने एक फ्यूचर स्किल्स प्राइम, एक नेशनल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, जो फोकस करता है रीस्किलिंग और अपस्किलिंग आईटी प्रोफेशनल्स इन 10 न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग एआई। ठीक है, जो हमारी नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं इंक्लूडिंग एआई, उसमें आईटी प्रोफेशनल्स को, ताकि वो ये स्किल्स सीख सके, उसके लिए प्रोग्राम लाया गया है फ्यूचर स्किल्स प्राइम। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी ने। ठीक है, इसके बाद वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट सर्विसेज में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। ये हमारी जो एबिलिटी है टू प्रेडिक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू नेचुरल इवेंट्स, उनमें हमारी जो स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है, उसको बढ़ा रहा है। ठीक है, आईएमडी भी एआई बेस्ड मॉडल्स का यूज़ करता है रेनफॉल को फोरकास्ट करने के लिए, फॉग, लाइटनिंग, है ना, फायर, इन सबको फोरकास्ट करने के लिए। एक एडवांस ध्रुवक टेक्निक है, इसके मदद से हम साइक्लोन इंटेंसिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं कि साइक्लोन जो है वो कितना ज़्यादा तीव्र होगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी। और एक मौसम जीपीटी है, मौसम जीपीटी एक अपकमिंग एआई चैटबॉट है, ये रियल टाइम वेदर और क्लाइमेट एडवाइस जो है वो फार्मर्स को और डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज को देगा। ठीक है, इसके बाद एआई फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट, ये मैंने आपको जो शुरुआत में बताया कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है दैट इज एआई फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट, उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हमारा जो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है उसको हम एम्पावर कर सकते हैं यूजिंग दी एआई। ठीक है, इसमें जो रोड मैप दिया गया है उसमें वही बताया गया है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स या इमर्सिव लर्निंग, ये जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, है ना, इनफॉर्मल सेक्टर के लगभग 490 मिलियन जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, वो जो भी बैरियर्स फेस करते हैं, जो भी सिस्टमिक बैरियर्स फेस करते हैं, उसको हम एआई के थ्रू कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक ऐसे फ्यूचर, एक ऐसे भविष्य का विजन देखा गया है 2035 तक, जिसमें वॉइस फर्स्ट एआई इंटरफेसेस वो लैंग्वेज और लिटरेसी बैरियर्स को ओवरकम करेंगे, है ना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिससे जो इनफॉर्मल वर्कर्स को पैसा मिलता है, जो पेमेंट्स मिलता है, वो टाइमली होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। माइक्रो क्रेडेंशियल्स, ऑन डिमांड लर्निंग, इससे जो वर्कर्स हैं वो अपने को अप स्किल कर सकते हैं अपने डिजायर्ड पेस पर। ठीक है, अब इस विजन के हार्ट में एक और चीज़ है, दैट इज डिजिटल श्रम सेतु मिशन। ठीक है, डिजिटल श्रम सेतु मिशन एक नेशनल इनिशिएटिव है टू डिप्लॉय फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज एट स्केल ऑफ इंडियाज इनफॉर्मल सेक्टर। जो इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर है उसके लिए जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज है उसको डेवलप करने के लिए एक मिशन लाया गया है, दैट इज डिजिटल श्रम सेतु मिशन। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो इसका प्रपोज्ड इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप है, फेज़ 1 2025-26 मिशन ओरिएंटेशन। ठीक है, फिर फेज़ 2 2026-27 में इंस्टीट्यूशनल सेटअप, गवर्नेंस डिज़ाइन होगा। 27 से 29 के बीच में थर्ड फेज है, पायलट्स और सेलेक्ट प्रोग्राम लॉन्च। फिर 2029 से नेशन वाइड रोल आउट और इंटीग्रेशन इसमें किया जाएगा। ठीक है, 2035 तक मिशन का जो विजन है वो ये है कि इंडिया को इंक्लूसिव एआई डेवलपमेंट में ग्लोबल लीडर बनाना है। इसमें यह इंश्योर किया जाएगा कि टेक्नोलॉजी नॉट ओनली ड्राइव्स ग्रोथ but also strengthen livelihoods, open access to opportunities and supports the nation journey towards an equitable and empowered digital economy। ठीक है, मतलब ये इसमें इंश्योर किया जाएगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ ग्रोथ को ही ना बढ़ाए, बल्कि जो हमारे लाइवलीहुड्स हैं, जो आजीविकाएं हैं, उसको भी स्ट्रेंथन करे, है ना, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़े इसमें, और साथ ही साथ नेशन की जो जर्नी है टूवर्ड्स एन इक्विटेबल एंड एम्पावर्ड डिजिटल इकोनॉमी वो भी बेहतर हो। ठीक है, कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो इंडिया की जो
जर्नी है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये रिफ्लेक्ट करती है क्लियर विजन और डिसाइसिव एक्शन, है ना। हम अपने कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, वो मैंने आपको बताया कि जीपीयूज के बारे में 38,000 जीपीयूज, जिससे हमारी जो होम ग्रोन मॉडल्स हैं वो बढ़ सके, स्टार्टअप्स को हम सपोर्ट कर सकें। इन सब के थ्रू हमारा देश जो है इज क्रिएटिंग अ रोबस्ट एआई इकोसिस्टम जो कि सिटीजन्स को फ़ायदा पहुंचाए और इनोवेशन को ड्राइव करे। एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नेंस में जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस विद रियल इम्पैक्ट, ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं और उन एप्लीकेशंस का रियल इम्पैक्ट भी हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव जैसे कि इंडिया एआई मिशन, डिजिटल श्रम सेतु और फाउंडेशनल मॉडल डेवलपमेंट, ये चीज़ें इंश्योर कर रही हैं कि जो इनोवेशंस हैं वो सभी लोगों तक पहुँचे, ठीक है, इंक्लूसिव हो। इनोवेशन रीचेज एवरी सिटीजन वाइल फोस्टरिंग रिसर्च, ठीक है, रिसर्च को, स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये सारे के सारे जो एफर्ट्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले करते हैं इंडिया के लिए कि इंडिया जो है वो एक ग्लोबल एआई लीडर बन सके, है ना, इन इनिशिएटिव्स की मदद से। और साथ ही साथ हमारा जो विकसित भारत का 2047 का सपना है वो भी हम पूरा कर सकें, ठीक है। तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आर्टिकल्स लंबे रहते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब अगर आपको एआई को लेकर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर मेंस में अगर मैं बताऊं, तो आप नॉट ओनली 150 वर्ड्स बल्कि 250 वर्ड्स का आंसर भी यहाँ से बड़े आराम से लिख सकते हैं, है ना, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि इसमें जो मैंने आपको कुछ कुछ बीच बीच में पॉइंट्स बताए उनसे आंसर, मतलब क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आप बात बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरीके की ये सीरीज़ को हम लोग आगे लेके चलेंगे, है ना। रोज़ इसके आर्टिकल्स नहीं रहेंगे, नोज नहीं लेंगे, लेकिन जब भी होगा कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल या कोई भी ऐसा, तो हम आपके साथ ज़रूर उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और ये पीडीएफ आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ये करंट अफेयर्स ओकुल, इसमें आपको जो है वो ये मिल जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और अभी आप हमारा जो ये नया चैनल है जहाँ पर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस चैनल को आप लोग ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए, तो इस सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर से इसी तरीके के सेशंस के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।